Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो अपना जनरल अवेयरनेस का पनेशा कोर्स 3.0 है। इसके पहले मैं आपको 1.2 और 2.2 करा चुका हूँ और दोनों में ही मिला के अराउंड 25 ही क्लासेस होंगी। और अगर आप ये 25 क्लासेस कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो आप जाके कोई भी एग्जामिनेशन में बैठोगे ना तो आप आराम से इसमें 15 क्वेश्चन के लमसम 10 से 15 के आराम से जो है इसके लमसम क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, अगर इससे पहले कुछ भी नहीं आता था, है ना। तो जो भी आपको यहाँ पे इस सीरीज में क्लासेस मिलेंगी ना वो बहुत ही टू द पॉइंट है। एंड अगर आप क्लासेस जाके एक बार कर लोगे ना, उनको 25 क्लासेस हैं वो 30 मिनट्स की ही हैं और मैं बहुत ही छोटे छोटे सेशंस देता हूँ, कम सेशंस देता हूँ, तो बट उसमें जो क्वालिटी होती है ना वो दी बेस्ट है। आपको बहुत ही एनालिसिस करके यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको लेके आता हूँ ना वो रिसेंट एग्जाम के होते हैं जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का बैठ के एनालिसिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम से मैंने किसी से बोल दिया कि चलो जाओ इतने क्वेश्चन निकाल के ले आओ किसी भी एग्जाम से, ऐसा नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन बैठ के मैं देखता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फिर उनको निकाल के उनके ऊपर इस तरीके से एनालिसिस करना कि अब आगे क्या आ सकता है, तो उसके बेसिस पे ये सीरीज चल रही होती है। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज यहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन के, तो अगर आप करके देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया होगा। ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या उनसे मिले जुले क्वेश्चंस जो बन सकते हैं 2022-23 के बेसिस पे अभी हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है अभी सीजीएल 2023 या फिर जो भी बच्चे सीएचएसएल का भी अभी एग्जाम दोगे, सीएचएसएल का मेंस आना है, एमटीएस वगैरह भी आना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स ये बेनिफिशियल है ही सही। एंड ज़्यादा बातें करेंगे नहीं। एक बार आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि शेड्यूल क्या है या फिर क्लासेस की क्या टाइमिंग होती है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना सीजीएल मेंस में पूछा गया, एस्टिमेट कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई। अगर आपने पनेशा 1.0 सीरीज करी है ना तो उसमें मैंने आपको एस्टिमेट कमिटीज के बारे में बताया था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है और देखो ये फिर से अभी एक तो या तो ये आपका सीजीएल आई गेस 2021 के प्री में पूछा गया था, ठीक है। ऐसा एस्टिमेट कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, फिर मैंने उसका आपको डिटेल से लिखाया हुआ था, फिर उसमें ये भी कवर्ड था कब बनी। अब देखो यही क्वेश्चन सेम आपका सीजीएल 2022 के मेंस में आने लग गया, है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो रिपीट होंगे। अब ये क्वेश्चन ना और एग्जाम में भी रिपीट होगा, तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, क्या कुछ इसमें चीजें हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये भी क्या है, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। अगर आपसे पूछे एस्टिमेट कमेटी कौन सी होती है तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमेटी है। अरे यार क्या लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमेटी है। और ये आपका बेसिकली क्या होती है, फाइनेंशियल कमेटी हो गई या फिर एस्टिमेट कमेटी हो गई, इनको हम बोलते हैं परमानेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। परमानेंट पार्लियामेंट कमिटीज, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसमें अलग अलग कमिटीज का अलग अलग काम होता है। फाइनेंशियल कमेटी का अलग काम है। जो एस्टिमेट कमिटीज होती हैं इनका काम क्या होता है कि कोई भी मिनिस्ट्री है तो उसके लिए एस्टिमेट्स बनाना कि इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में इन्होंने क्या कितना पैसा खर्च किया, कितना इस मिनिस्ट्री ने लिया, तो ये सब काम होता है। अब देखो मुद्दे की बात यह है, यहाँ से कुल मिला के ना 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं एस्टिमेट कमेटी से। वही बार की बार कहीं स्टेट पीसीएस में कोई क्वेश्चन आ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कि कब बनी थी पहली बार, तो कहीं ना कहीं अब एसएससी का जो पैटर्न है ना वो जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन मिलते हैं हमें, एनसीईआरटी जो सीधे सीधे पॉइंटर्स होते हैं ना वहां से उठाने लग रहा है, तो ये चीज अपने को देखनी है। अब अगर हम एस्टिमेट कमेटी की बात करें तो सबसे पहले जो है ये सॉरी तो क्या बात कर रहे थे अपन, ये अगर अपन देखें तो सबसे पहले ना ये आपका एस्टिमेट कमेटी फॉर्म होती है 1921 में, ठीक है। अब हमें पता है कि यार एस्टिमेट कमेटी 1921 में, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने कोई ना कोई एस्टिमेट निकालने के लिए कमेटी बनाई होगी। बट हमें मेजरली बात करनी होती है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये कमेटी कब फॉर्म होती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, तो ये होती है 1950 में। अब क्वेश्चन ये भी आता है किसके रिकमेंडेशन पे 1950 में जो है आपका एस्टिमेट कमेटी को फॉर्म किया गया, तो ये रिकमेंडेशन थी उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथई साहब, ठीक है, जॉन मथई। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब देखो जॉन मथई के ऊपर ही मैंने आपको कई सारी चीजें कराई हुई हैं कि ये भाई सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के, तो याद रखिएगा इंडिया के सबसे पहले रेल मिनिस्टर कौन से थे, रेलवे मिनिस्टर, तो जॉन मथई साहब ही थे। फिर बाद में जो है 1950 के टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रहते ही क्या किया, 1950 में रिकमेंडेशन दिया कि भैया एस्टिमेट कमेटी को बनाओ, और ये 1950 में अपना एस्टिमेट कमेटी बन के फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो एक बात और आपको याद रखनी है कि
एस्टिमेट्स कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? तो एस्टिमेट कमेटी में ना जब स्टार्टिंग में इसको फॉर्म किया गया 1950 में, तो इसमें बेसिकली 25 मेंबर्स होते थे, ठीक है, क्या होते थे 25 मेंबर्स। लेकिन फिर क्या हुआ 1956 में इसको चेंज किया गया और 1956 से आपका एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितनी कैपेसिटी है एस्टिमेट कमेटी की? 30 मेंबर्स की जो है इसमें कैपेसिटी है। अब इसमें आपको एक दो बातें और याद रखनी है कि ये जो 30 मेंबर होते हैं ना, 30 के 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। किसके होते हैं? लोकसभा के। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना के देता है कि क्या एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर को इंक्लूड किया जा सकता है, तो राज्यसभा का कोई भी मेंबर एस्टिमेट कमेटी में शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हम अपने जो मेंबर्स हैं इसमें वो लोकसभा से लेकर के आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी पार्टीज होती हैं इन सभी पार्टीज को कहीं ना कहीं इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा होता है, ठीक है। अब इसका चेयरमैन कौन बनाता है? एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन यहाँ पे कौन इलेक्ट करता है, फिर सेलेक्ट करता है, और भी ज्यादा करेक्ट वर्ड होगा चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। तो भाई चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है। जो भी लोकसभा के स्पीकर होंगे वो इन मेंबर्स में, जो मेंबर यहाँ पे, ये मेंबर भी ना क्या होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं, बट वो क्वेश्चन आपको ज्यादा याद नहीं रखना, पूछा नहीं जाता है, तो उतनी चीजें हमें याद रखनी है जितना एग्जाम में आ सकता है। एक बार मैं कलर चेंज करूंगा, देखो क्या होगा। जो स्पीकर होंगे, स्पीकर किसके? भाई यहाँ पे सारा का सारा काम लोकसभा से ही तो हो रहा है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। और ये चेयरमैन मतलब ऐसे ये कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि वो चेयरमैन आपका रूलिंग पार्टी से ही होना चाहिए, लेकिन होता यही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि जो चेयरमैन सेलेक्ट होता है या फिर अपॉइंट किया जाता है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है ना इतनी सी? अब यहाँ पे मतलब ये तो क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे ऑलमोस्ट, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा एस्टिमेट कमेटी से। लेकिन यहाँ पे ना एक ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आया था एक बार कि सबसे बड़ी जो फॉल्ट है एस्टिमेट कमेटी में वो क्या है? वो है भैया कि देखो इसमें कोई भी कैग का मेंबर नहीं है, यानी कि कोई भी असिस्टेंस ही नहीं है भाई कैग से। आप एस्टिमेट लगाने जा रहे हो इकोनॉमी का, और जो आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस है यहाँ से कोई भी मेंबर नहीं है आपके पास, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इतना फुलफिल हो नहीं पाता है। ये पूरी की पूरी कहानी है जो आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखनी है। नाउ 1950 में, अभी ऑफ कोर्स अब आप इसका आंसर दे ही दोगे। अच्छा, अगर मैं ऐसा पूछ लूं कि एस्टिमेट कमेटी कौन से बजट में जो है पेश की गई, मतलब एस्टिमेट कमेटी को कौन से बजट में कहा गया होगा कि भाई इसको लेकर के आओ, तो ऑफ कोर्स ये आपके 1950-51 वाला जो बजट था जो कि मथई साहब ने दिया था, उनके ये बजट में स्पीच में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें आई गेस कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि किसी भी वेलफेयर स्टेट को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कौन सा पार्ट हमें बताता है कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ से तो ये तो आई गेस सबको पता ही होगा कि डीपीएसपी की जब भी बात होती है, यानी कि वहां पर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट की। बट एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अब देखो क्योंकि ये यहाँ तक पहुंच गया है, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट का इसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है आपसे अगली बार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मैक्रो लेवल पे सिटीजन के राइट्स की बात करता है, सिटीजन राइट्स की बात करता है, और उसके ऊपर जो भी काम किया जाना चाहिए उसकी बात करता है। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे ना कि जो सिटीजन राइट देखेंगे उनको फटाफट से लगेगा कि यार यहाँ तो एफआर की बात की जा रही है, फंडामेंटल राइट शुड बी आवर आंसर, उसको पट्टे से टिक कर देंगे। बट यहाँ पर आप मिस क्या कर जाते हो, मैक्रो लेवल पे, ठीक है। तो जब भी मैक्रो लेवल की बात होगी तो वहां पे आपका पिक्चर में आता है डीपीएसपी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ बोला जाए कि सिटीजन राइट्स को लेकर के हमें कौन से पार्ट में बताया गया है, ओनली सिटीजन राइट्स का क्वेश्चन मिले तब तो हम जाएंगे फंडामेंटल राइट्स पे, बट अगर मैक्रो लेवल कहीं भी लिखा दिखेगा हम फटाफट से डीपीएसपी पे चले जाएंगे, ठीक है। नाउ अच्छा, और मेजरली यहाँ पे फंडामेंटल राइट में देखो क्या होता है, ये माइक्रो लेवल पे बात करता है इंडिविजुअली आपके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, बट जब हम मैक्रो लेवल बोल देते हैं ना, ये होता है स्टेट लेवल पे क्या राइट्स होने चाहिए। जैसे कि एक बड़ा ही प्यारा इसमें एक एडिशन हुआ था आपका जो 42nd आपका अमेंडमेंट हुआ,
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को एक तो पहले यार ये याद रखो कि ये कौन से ईयर में हुआ, 1976 में हुआ था, ठीक है, याद रहेगा ना। तो इसमें ना एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 39A आपने इसी में डीपीएसपी में। तो 39A क्या बोलता था कि हमें क्या करना है, फ्री लीगल एड देनी है, फ्री लीगल एड देनी है जो भी गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, है ना। तो बेसिकली अब देखो इसका मैक्रो लेवल की जो डेफिनेशन है ना वो यहाँ पे हमें बिल्कुल साक्षात रूप से दिख रही है कि भैया बात की जा रही है पुअर की, बट नॉट एट एन इंडिविजुअल लेवल। पूरे स्टेट में जितने भी पुअर हैं, हम एक मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, पूरे कंट्री में जितने भी पुअर हैं उनको ये राइट दे दिया जाए कि भैया आपको फ्री लीगल एड लेनी है और आप उस सोसाइटी में आपको मतलब कहीं ना कहीं देखो लेके तो हम ऊपर ही आ रहे हैं। एक बार एक स्टेटमेंट है, देखो क्या होता है ना कि जो एफआर है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी गो हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड, बट डीपीएसपी आर नॉट सबऑर्डिनेट टू एफआर, यानी कि फंडामेंटल राइट से सबऑर्डिनेट नहीं होते डीपीएसपी। अच्छा ये स्टेटमेंट यार ऐसा याद कर लेना, इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत बड़ा है ये, इसमें ही मुझे अगर मैं डीपीएसपी को एक्सप्लेन करने लग जाऊँ ना तो 4 से 5 लेक्चर जाएंगे। तो जो काम की चीज़ें हैं ना वो हम फटाफट से देखते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अब एक और बड़ा ही प्यारा एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है कि भाई डीपीएसपी हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो भैया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 45 है। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी पूछ चुका है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज या किसी, हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज ही पूछा था, वो आपका कौन से आर्टिकल में है जो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। ड्यूटीज़ नहीं, आई गेस राइट्स है, तो वो मैंने आपको पेनेशिया 2.0 में कराया है, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो एक बार माइंड में रखोगे तो क्या ही जाएगा, बाकी आपकी श्रद्धा है, ठीक है। इसको याद ना भी रखो तो चलेगा। अब देखो डीपीएसपी कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो भैया पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में कौन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमें डीपीएसपी देखने को मिलता है। या ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक, कौन से आर्टिकल में अपना ये है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया कि एम क्या है, यानी कि ये जो डीपीएसपी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बना रहे हैं इनका एम क्या है। तो इनका एम है देखो कि हम अपने देश में जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है ये लेकर के आ पाए, है ना, ये इसका गोल है या फिर इसका एम है। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रख लेना। आजकल एसएससी बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो डीपीएसपी की कहानी हो गई। अब फंडामेंटल राइट ये और भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 36 के पहले यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक क्या है आपका, कहाँ लिखूं यार, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। देखो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35, देखो जो भी मेरे सामने आता है ना मैं उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म ही कर देता हूँ, तो आप लोग अच्छे से सुनते रहो सारी चीज़ों को। ये अपना पार्ट नंबर 3 में है, ठीक है। कौन सा फंडामेंटल राइट हमने लिया कहाँ से है, तो यूएसए से लिया है। आई गेस ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन सबके पास होगी। कितने फंडामेंटल राइट अभी हमारे पास हैं, तो 6 जो है फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें कौन कौन सा आता है, राइट टू इक्वलिटी आता है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाती है। आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है राइट टू इक्वलिटी, याद रखोगे इतनी सी बात। फिर अगर मैं राइट टू फ्रीडम पे आ जाऊं, इसके नीचे क्या होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, ये आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 के बीच में है। और फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन का राइट, है ना, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पे, इक्वलिटी का कहाँ पे, क्वेश्चन सीधा आया हुआ है आपके एसएससी के एग्जाम में कि ये राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए 6 आर्टिकल की कहाँ से लेके कहाँ तक बात की गई है ना। तो एक्सप्लॉइटेशन का आर्टिकल है 23 और 24, ठीक, और एक्सप्लॉइटेशन हो गया। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भैया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है अपना ये 28 तक होता है, हाँ 25 से लेके 28 तक। फिर आता है इसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। अब भैया ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29 में है, 30 में है, यहाँ पे इसकी बात की गई है। फिर इसके बाद में आपका फाइनल होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अरे भाई यही तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, है ना, नहीं तो रेमेडीज कैसे मिलेंगी आपको। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर 32 में।
और जाता है अपना ये आर्टिकल नंबर 35 तक, ठीक है। तो 32 से 35 तक अपना ये है। अब यहाँ पे आप ये बेसिकली क्या है, आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो अगर आपने किसी ने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कोई भी आपका राइट अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अगर इन्फ्रिंज करती है, किसी का राइट कर्ब करती है, वायलेट करती है, तो वो जो है अपना फटाफट से कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकता है। रिट्स वगैरह की बात आ जाएगी, यहाँ पे रिट्स भी करा दूं क्या यार। इस बार रिट्स का भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक मेंस में ही आया था। तो अभी फाइनल में चलेंगे, रिट्स के ऊपर भी अभी बता दूंगा 2-4 मिनट में, एक बार ये देख लो, है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ना, तो कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे सस्पेंड ही नहीं होते। देखो जितने भी फंडामेंटल राइट है ना आपके, सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में। सिर्फ दो जो आपके राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। अब फटाफट से बता दो इन दोनों आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है। अब ये जो है लल्लू पंजू चीज मैं नहीं बता रहा, जिसका कमेंट में राइट आंसर आएगा उसका जो कमेंट है वो मैं पिन कर दूंगा। अब कई बच्चों को ना यहाँ पे मुझे पता है आप लोग ना ये जरूर पूछोगे सर आर्टिकल नंबर 31 कहाँ गया। 31 गया बेटा, प्रॉपर्टी का होता था पहले, अब जो है आर्टिकल प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, ये आई थिंक मेजर चीजें इसमें कवर हो गई हैं, बाकी का हम आगे देखेंगे, नहीं तो ये एक ही क्वेश्चन पे बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इजी ही है। देखो सबसे पहले हम आते हैं, अपने को दिखेगा यहाँ पे एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल की जब हम बात करेंगे तो ये अपने को मिलते हैं आर्टिकल 165 में, और यार 165 और 712, देखो 177 है ना, ये दो आर्टिकल्स होते हैं आई गेस, हाँ 177 ही है। इन दोनों आर्टिकल में जो है अपने को एडवोकेट जनरल की बात देखने को मिलती है। अब आते हैं सीवीसी। सीवीसी देखो, सीवीसी ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये कैसी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन सीवीसी से फिर क्या बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि भैया सीवीसी का सेटअप कब किया गया। तो सीवीसी का सेटअप किया गया अपना फरवरी 1964 में, है ना। फरवरी 1964 में सरकार ने जो है यहाँ पे अपना सीवीसी का फॉर्मेशन किया। और रिकमेंडेशन किसकी थी, तो रिकमेंडेशन थी अपने के संथानम की। किसकी रिकमेंडेशन थी, के संथानम की रिकमेंडेशन। अब अगले वाले पे आते हैं, तो है ये फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें आर्टिकल नंबर 280 में देखने को मिलता है। और फाइनेंस कमीशन फॉर्म कब किया गया, तो याद रखिएगा 1951 में जो है अपना सबसे पहला फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना। फाइनेंस कमीशन को मैं एफसी लिख देता हूँ, ठीक है। आज के टाइम पे कौन सा चल रहा है, 15th फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है, ऑलराइट। और क्या याद रखोगे, अब 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो भैया एनके सिंह साहब हैं। कौन है, एनके सिंह हैं। और इनके नीचे क्या होते हैं, 4 मेंबर और होते हैं। तो एक फाइनेंस कमीशन में कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं, 4 होते हैं मेंबर, 1 होते हैं चेयरमैन, ठीक। और एक सेक्रेटरी भी होते हैं ना, कहाँ लिखूं, यहाँ थोड़ा सा नीचे आता हूँ। एक क्या होते हैं, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी आज के टाइम पे हैं इसके मेहता साहब है। अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेना, ठीक है ना। नाम है कुछ और सरनेम है उनका मेहता, और आईएएस कैडर के ही हैं ये। सेक्रेटरी हैं आज के टाइम पे 15 फाइनेंस कमीशन के, ठीक। अब ना यहाँ पे बहुत मजे की बात है यार, ये यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे और मैंने देखा है कि टीचर्स भी इसमें गलत सलत बता देते हैं थोड़ा सा, अगर उन्होंने नई चीज़ों को देखा तो। देखो खैर बात क्या है कि कोई भी जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, वो उसका मतलब कि जो उसका वर्किंग टेन्योर होगा उसके 3 साल पहले फॉर्म कर दिया जाता है, अराउंड 3 इयर्स पहले, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं ना कि 15th फाइनेंस कमीशन फॉर्म कब हुआ, तो ये फॉर्म तो हुआ 2017 में, बट इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो वो 2020 से लेके 2025 होगा,
बात समझ रहे हो? जैसे कि जो इसके पीछे वाला था ना 14th वाला फाइनेंस कमीशन, ये 14th वाला फाइनेंस कमीशन फॉर्म तो हुआ 2013 में, लेकिन फिर ये इसका मतलब जो वर्किंग टेन्योर था वो था 2015 से लेके 20 तक। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि फॉर्मेशन इसकी पहले हो जाती है कोई भी फाइनेंस कमीशन की आने वाले, बट उसका वर्किंग टेन्योर जो है फिर आगे होता है। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ें तो हमें फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया बता दो फटाफट से, इसका 1951 में जो है आपका फाइनेंस कमीशन पहला वाला बन के तैयार हो गया, इसका ड्यूरेशन क्या था? तो मैंने बोला 1952 से 1957 था। ठीक है, याद रखोगे। इसके चेयरमैन कौन थे? तो भैया जो केसी नियोगी साहब थे ये इसके चेयरमैन थे, और जो मैंने के संथानम जी का नाम लिया था ना ऊपर, वो सेकंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है, इसका ईयर इतना याद भी नहीं है मुझे, और वो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता, बट वो मुझे इस तरीके से याद है कि के संथानम जो है वो सेकंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। इवन ये भी नहीं आता क्वेश्चन, बट फिर भी ठीक है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ गई, क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा, और क्या याद रखना है? बस यही चीज़ें हैं। 14th वाले के मैंने चेयरमैन आपको बता दिए, ये रेड्डी साहब थे। ठीक है, रेड्डी जी थे कोई, अब देखना कौन से रेड्डी थे। तो ये कहानी है पूरी आपकी फाइनेंस कमीशन की, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या हो गया, फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन, 4 मेंबर और अपने एक जो है सेक्रेटरी साहब होते हैं। क्लियर? चलिए अगले वाले क्वेश्चन, अच्छा ये अगले 4th वाले पे देखो। तो ये जो है आपका एक एक्ट है, इसका कोई अपने पास वो है नहीं, क्या बोलते हैं आर्टिकल, बस ये याद रखिएगा, पहला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में बना, और इसके जो चेयरमैन थी, चेयरमैन जो है इसकी थी, एक सेकंड रुको, कलर चेंज करता हूँ, पटनायक जी है ना, जयंती पटनायक, जयंती पटनायक जी जो है इसकी चेयरमैन थी पहली। बस यही याद रखो यार, ये एक क्वेश्चन बस इसका यही आया था कि पहली चेयरमैन कौन थी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो ज़्यादा आपको याद रखना भी नहीं है। ठीक, कि बस ये याद रखिएगा ये। अच्छा, इसका बिल जो है वो 1990 में आया था, ये भी याद रख सकते हो, पहला बना फॉर्म हुआ 1992 में, जिसकी चेयरपर्सन थी अपनी जयंती पटनायक जी, और यही कहानी है इसकी। ठीक है, अब आज का सेशन यार यहीं तक रखते हैं, बाकी हमें बहुत सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो कि सीधे के सीधे आपके रिपीट होंगे, और या फिर जो डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ ना वहाँ से तो क्वेश्चन फंसते ही हैं। ठीक है, पहले भी फंसते रहे हैं, आगे भी फंसेंगे। हाँ, तो बस इस सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर फलाना ढिमाका करिएगा, एंड यूट्यूब पे यार बहुत कचरा हुआ पड़ा है, कभी कभी मेरा मन होता है कि यार क्या ही करूँगा ऐसे पढ़ा के, यहाँ पे तो एकदम लगी पड़ी है सबकी, बट फिर आप लोगों का ही सपोर्ट होता है जो कि एकदम लगे रहते हो कि अरे सर करा दो, तब फिर मन होता है कि चलो करा देता हूँ, है ना। तो बस इस सेशन को यहीं पे एंड करूँगा, जब तक सिखा रहा हूँ सीखते रहिए, और कोशिश करूँगा इन सेशंस को जो है थोड़ा सा रेगुलर हम कर लें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।